साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई पे पूरी तरह फोकस होंगे। दोस्तों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका आपकी अपनी क्लास में, बायोलॉजी की क्लास में। एक नए तरीके से और सरल तरीके से बायोलॉजी को हम समझने का प्रयास करेंगे। बायोलॉजी में दोस्तों आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मनुष्य के तंत्रों के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और पिछली क्लास में दोस्तों रुधिर परिसंचरण तंत्र हमने पढ़ाया था और लगभग आधा टॉपिक कंप्लीट हो गया था, आधा बचा हुआ था। उसको आज कंटिन्यू करेंगे और जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं परीक्षा की दृष्टि से, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में रुधिर परिसंचरण में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने हृदय पढ़ा था, अलिंद और निलय पढ़ा था, किस तरह जो है शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त का विभाजन होता है, अलिंद और निलय के बीच कैसे जो है ट्रांसफर होता है, कैसे 4 वेश्म होते हैं जिसमें दाहिने में अशुद्ध रक्त और बाईं तरफ शुद्ध रक्त पाया जाता है, फुफ्फुस और फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा किस तरह अपवाद हैं। फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है जबकि फुफ्फुस शिरा में जो है शुद्ध रक्त बहता है। ये सारी चीजें हमने देखी थी। धमनी और सिरा भी समझा था हमने, जो है रुधिर वाहिनियां भी समझी थी। 3 प्रकार की होती हैं, एक धमनी होती है, एक सिरा होती है और एक रुधिर वाहिनियां होती है। तीनों को हमने डिटेल में देखा था कि किस तरह जो है उनका आकार होता है, उनकी रचना होती, उनकी भित्ति की मोटाई होती, सब चीजें हो चुकी थी। आज दोस्तों, आज हम देखेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में कि कितने प्रकार का होता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र आज हम देखेंगे दोस्तों ये कितने प्रकार का होता है। तो ये दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र, या कह सकते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। और दूसरा होता है दोस्तों, दूसरा बी होता है बंद परिसंचरण तंत्र। क्लियर हुआ? पहला हो गया खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा क्या हो गया दोस्तों? बंद परिसंचरण तंत्र। इसका मतलब क्या है ये हम समझेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों, खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र का मतलब ये होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि रुधिर कुछ समय के लिए नलिकाओं में उपस्थित रहता है। रुधिर कुछ समय के लिए नलिकाओं में उपस्थित रहता है। ठीक है, उपस्थित रहता है मतलब कुछ समय के लिए नलिकाओं में उपस्थित रहता है, फिर क्या होता है, नलिकाओं से खुले में आ जाता है। ठीक है, जहां नलिकाएं नहीं होती तो क्या कहेंगे, और उसके बाद क्या करता है, उसके बाद खुले में आ जाता है, खुले में आ जाता है। कैसे? जब हम उदाहरण देखेंगे तो हम जो है समझेंगे कि कुछ समय के लिए नलिकाओं में रहता है, फिर बाद में खुले स्थान में आ जाता है। तिलचट्टा आपने देखा होगा दोस्तों, तिलचट्टा कीट, झींगा मछली, इसके बाद मकड़ी, ये सब जो जीव हैं दोस्तों, इनमें क्या होता है, इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मतलब कुछ नलिकाएं होती, नलिकाओं में रहता है, उसके बाद ये रक्त क्या करता है, खुले स्थान में आ जाता है। ठीक है, पूरे शरीर में नलिकाओं में ये नहीं बहता। ठीक है, ये किस में पाया जाता है, तिलचट्टे में, कीट में, झींगा मछली, मकड़ी, इन सब जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें दोस्तों रुधिर क्या होता है, कम दाब से बहता है। रुधिर क्या होता है, कम दाब से बहता है, कम गति से बहता है, कम दाब और कम गति से
बहता है। क्लियर हुआ? मतलब इसमें दाब भी कम होता है और गति भी कम होती है। ठीक है। और रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या होता है? रुधिर परिसंचरण कम समय में पूरा हो जाता है। कम समय में पूरा हो जाता है। मतलब आप समझिए, तिलचट्टा है, जैसे तिलचट्टे का एक उदाहरण है, 5 से 6 मिनट में पूरे शरीर में रुधिर परिसंचरण हो जाता है। दोस्तों अगर हम यहाँ अंतर कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में यह भी आना स्वाभाविक सी बात है कि खुले परिसंचरण की क्या जरूरत है और बंद परिसंचरण की क्या जरूरत है। रुधिर परिसंचरण में दो प्रकार इसलिए है दोस्तों कि देखिए, इसमें धमनियां होती, सिराएं होती हैं, वाहिकाएं होती, दुनिया भर का तमाशा होता है। इसमें जो है सिंपल सा ओपन में होता है, पूरे शरीर में खुली तरह से जो है रक्त का परिसंचरण होता है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? देखिए, जो छोटे जीव हैं उनका शरीर छोटा है दोस्तों, उनके शरीर में हर भाग तक जो है, प्रत्येक स्थान तक रुधिर को पहुंचाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता उनके आकार की वजह से। इसलिए इनमें जो है नलियों की, नलिकाओं की आवश्यकता प्रकृति ने नहीं समझी होगी। मनुष्य बड़ा शरीर है दोस्तों, मनुष्य का एक शरीर है। अगर मान लीजिए हृदय से पंप करने की एक व्यवस्था है, नलिकाओं से हो के अगर नहीं जो है भेजा जाए रुधिर, तो सोचिए यहाँ सिर में ऊपर मस्तिष्क तक और पैर में टखने, घुटने तक या नाखून तक जो है, आप समझिए नीचे उंगलियों तक पहुंचता है रक्त। तो बिना धमनियों के, बिना जो है वाहिनियों के ये संभव नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर गांव में खेत की सिंचाई करनी होती है तो मान लीजिए उसके लिए अगर हम नाली नहीं बनाते तो पानी क्या अंतिम छोर तक पहुंच पाएगा? तरीके से नहीं पहुंच पाएगा। उसके लिए हम नालियों का निर्माण करते हैं, उसको छोटे छोटे भागों में बांट भी देते हैं ताकि प्रत्येक स्थान पर पानी पहुंच सके। ठीक है। सेम यही एग्जाम्पल रुधिर परिसंचरण तंत्र में बंद नलिकाओं का होता है। तो यहाँ आपने देख लिया कि खुले स्थान में जो है रुधिर का परिसंचरण होता है। ठीक है। कुछ समय तक नलिकाओं में रहता है, कुछ नलिकाएं होती उसमें रहता है, उसके बाद ये क्या होता है, खुले में आ जाता है। और इसमें चूंकि दाब की बहुत जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो है मैंने बता ही दिया कि दाब की बहुत जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा शरीर नहीं होता, बहुत आसानी से पहुंच जाता है। और गति की भी जो है कम जरूरत पड़ती है। ठीक है, बहुत कम समय में पूरा हो जाता है। तो ये हो गया दोस्तों खुला परिसंचरण तंत्र। ये बात आपको समझ में आ गई दोस्तों, खुला परिसंचरण तंत्र। अब बंद में क्या होता है दोस्तों? नलिकाओं में बहता है। ठीक है। बंद में क्या होता है? इसमें सेम इसी का उल्टा होता है। रुधिर क्या होता है? नलिकाओं में बहता है, नलिकाओं में बहता है। क्लियर हुआ? ठीक है। ये नलिकाओं में बहता है और जो दाब होता है और गति, दाब और गति अधिक होती है, अधिक होती है। मतलब अपेक्षाकृत बंद परिसंचरण से अधिक दाब और गति होती है। और जो पदार्थों का जो है ट्रांसफर है, आदान प्रदान है, वो किसके माध्यम से होता है? रुधिर से और कोशिकाओं से। रुधिर और कोशिकाओं से जो पदार्थों का, चाहे वर्ज्य पदार्थ हो चाहे पोषक पदार्थ हो, उनका आदान प्रदान किससे होता है? ऊतक द्रव्य से। यहाँ पर तो खुला है इसलिए यहाँ पर ऊतक द्रव्य की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पड़ती है। पदार्थों का आदान प्रदान किससे होता है? ऊतक द्रव्य से होता है। क्लियर हुआ? ऊतक द्रव्य से पदार्थों का आदान प्रदान हो जाता है। अब दोस्तों ये आपने समझ लिया, समस्त कशेरुकी जीवों में यही परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। समस्त कशेरुकी जीवों में यही वाला बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, क्लोज्ड। ठीक है, बात समझ में आए? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्या है? ये है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और ये क्या है दोस्तों? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। चलिए, ये हो गया दो, इसके प्रकार हमने देख लिए दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मनुष्य इसका उदाहरण है, बहुत सारे कशेरुकी जीव इसका उदाहरण है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
आगे हम देखेंगे दोस्तों कि जो मनुष्य है, मनुष्य में क्या है, मनुष्य में क्या पाया जाता है। मनुष्य में एक तो बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, मनुष्य में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा, और क्या आ जाएगा, विकसित और दोहरा। विकसित, चूंकि विकसित होता है आप देखते ही हैं कि अलिंद, निलय और उसके बाद धमनी, शिरा, हर चीज का स्पष्ट विभाजन। विकसित एवं क्या पाया जाता है, दोहरा। ध्यान दीजिएगा, इसमें दोहरा परिसंचरण होता है। दोहरा का मतलब यह हो गया कि मनुष्य का जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है दोस्तों, वो दो तरीके से मिलकर बना है। अभी हम देखेंगे दोहरा परिसंचरण तंत्र का क्या मतलब है। दोहरा परिसंचरण तंत्र का मतलब धमनी और सिरा दो चीज नहीं है। वो तो मान लीजिए बंद नलिकाओं से है तो वो उसी में आ गया, उसका अलग से कोई मतलब नहीं है। बंद है तो एक तो धमनी से ये पूरे शरीर में जाता है और सिराओं से हृदय की तरफ आता है। विकसित है क्योंकि आपने देखा कि हर अंग का अपना इसमें एक काम है। दोहरा परिसंचरण तंत्र का मतलब हो गया कि मनुष्य का जो परिसंचरण तंत्र है वो दो भागों से मिलके बना होता है। अभी हम देखेंगे कैसे, ठीक है। ये कैसे होता है दोस्तों, दो भाग। अब दो भाग इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, पहला होगा रुधिर परिसंचरण तंत्र, और दूसरा क्या होगा दोस्तों, लसिका सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब लसिका परिसंचरण तंत्र। लसिका परिसंचरण तंत्र, इसको लिम्फ कहते हैं दोस्तों। लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये क्या है, पहला क्या है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको तो हम देख ही चुके हैं अच्छे से, ठीक है। ये लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम है और ये है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। दो भागों में मनुष्य में ये बटा होता है, ठीक है। मनुष्य, क्लियर हुआ, मनुष्य में ये दो भागों में बटा होता है। अब चलिए दोनों देख लेते हैं। इसको हमने देख लिया है, रुधिर परिसंचरण तंत्र को, लसिका को हमने देखा है, ठीक है। हमको लसिका को देखना है। तो दोस्तों रुधिर परिसंचरण तंत्र में कुछ और बातें आप देख लीजिए। इसमें हमको क्या देखना है, इसमें हमने जो है हृदय देखा था और क्या देखा था, रुधिर वाहिनियां, जिसमें क्या था, रुधिर नलिकाएं थी दोस्तों। रुधिर नलिकाओं में एक तो था जो है धमनी, दूसरा था शिरा और तीसरा क्या था, रुधिर वाहिनियां। क्लियर हुआ, ये तीन था। बाकी इसको हमने डिटेल में देख लिया था, इसको देखने की जरूरत नहीं है। हमको देखना है लिम्फ के बारे में, ठीक है। हमको देखना है लिम्फ के बारे में। आइए देखते हैं, लसिका परिवहन तंत्र को हमको देखना है। हमको क्या देखना है दोस्तों, लसिका परिवहन तंत्र या लसिका परिसंचरण तंत्र। आइए दोस्तों, लसिका परिसंचरण तंत्र के पहले हृदय के बारे में कुछ और चीजें देख लेते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र में कुछ बातें बची थी लसिका वाला, उसके बाद देखेंगे। हृदय के बारे में कुछ चीजें थी दोस्तों, इसकी जो है संकुचन आकुंचन गति के बारे में हमको समझना था, थोड़ा डिटेल में पढ़ना था। तो डिटेल में देख लेते हैं ताकि कोई चीज छूट न जाए, ठीक है। जहां तक हम लोग देखे थे उसके आगे के जो तथ्य है वो चीज हमको देखना है इसमें। हृदय में देखिए दोस्तों, अलिंद और निलय होता है, तो उसकी रचना पे हम नहीं जाएंगे, बता चुके हैं आपको। आगे हमको जो हृदय में देखना है वो क्या देखना है कि जो है ये किस तरह काम करता है। तो कह सकते हैं हृदय की
क्रिया विधि हम पढ़ते हैं, ठीक है, किस तरह ये फंक्शन करता है। संरचना और अलिंद और निलय वो सारी चीजें हम लोग देख चुके थे। अब यहाँ दोस्तों हमको जो पढ़ना है वो ये चीज है कि हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह जो है हृदय काम करता है। चलिए देखते हैं दोस्तों। अब हृदय में देखिए क्या है कि इसकी दो अवस्थाएं हैं, कार्य करने की दो अवस्थाएं हैं। हृदय के कार्य करने की दो अवस्थाएं हैं। एक को दोस्तों क्या कहते हैं हम, एक को हम क्या कहते हैं, उसको हम संकुचन कहते हैं। पहला जो विधि है वो है संकुचन, और दूसरा क्या है दोस्तों, अनुशिथिलन। पहला है संकुचन और दूसरा है अनुशिथिलन। पहले को सिस्टोल कहते हैं, सिस्टोल, और दूसरे को डायस्टोल। यह हृदय की क्रिया विधि है, हृदय के काम करने का तरीका है। बिल्कुल सरल भाषा में समझिए। देखिए दोस्तों, 4 वेशमों में बटा होता है। ऊपर के 2 हिस्से जो चौड़े भाग होते हैं वो अलिंद कहलाते हैं। नीचे के जो सकरे हिस्से होते हैं, जैसे ऐसे अगर मान लें हम हृदय की संरचना, तो अगर 4 वेशम में हम बांट देते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएगा, अलिंद हो जाएगा, हम पढ़ चुके हैं पहले भी। और ये दोनों क्या हो जाएगा, निलय हो जाएगा। अब जो है देखिए, ये वाला दाहिना अलिंद और निलय है, ये वाला बायां अलिंद और निलय है, ठीक है। अब दोस्तों समझने का प्रयास करिए इसकी क्रिया विधि को। ये दोनों अलिंद हैं, तो दोनों अलिंद से दोस्तों रक्त क्या होता है, निलय में पंप करता है। यहां वाल्व लगे होते हैं। अलिंद जब पिचकता है, अलिंद जब पिचकेगा तो ब्लड किस में आ जाएगा, निलय में ब्लड आ जाएगा, निलय में ब्लड आ जाएगा। यहाँ वाल्व लगे होते हैं दोस्तों, निलय से अलिंद में रक्त नहीं जा सकता, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए वाल्व लगे होते हैं। तो अब निलय में आया, फिर निलय जब पिचकेगा तो निलय से ही धमनी और शिरा जुड़ी होती है। धमनी जुड़ी होती है, शिरा नहीं जुड़ी होती। यहाँ से धमनी निकलती है जो पूरे शरीर में जाती है। मतलब अगर शरीर में ब्लड कहीं जाएगा, चाहे वो फुफ्फुस में ही जाए, चाहे वो फुफ्फुस में ही जाए, कहां से जाएगा, निलय से ही जाएगा। अलिंद से पंप होके निलय में आता है, और निलय से होके एक जो है चली जाती है दोस्तों, एक धमनी होती है फुफ्फुस धमनी, वो यहाँ से कहाँ चली जाती है, यहाँ से चली जाती है फेफड़े में, ताकि रक्त को शुद्ध कर सके। और एक जो है महाधमनी यहाँ से निकल के ये कहाँ जाती है, ये जाती है दोस्तों पूरे शरीर में, ताकि रक्त की सप्लाई कर सके। क्लियर हुआ। जो धमनी ये अलिंद है, अलिंद से निलय में ब्लड आएगा, और निलय जब जो है पिचकेगा तब पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह होगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये पंप करेगा, इसमें आएगा, फिर ये पंप करेगा, तो फिर आगे जाएगा। कहने का मतलब संकुचन में क्या होता है, सिस्टोल में क्या होता है, जब अलिंद सिकुड़ता है और ये फैलता है। उसके बाद क्या होगा, अनुशिथिलन में या डायस्टोल में क्या होगा, ये पिचकेगा और ये जो है फूलेगा, क्योंकि फिर यहाँ ब्लड आएगा। तो ये दोनों प्रक्रिया होती रहती है सिस्टोल और डायस्टोल की। क्लियर हुआ। ये है हृदय के कार्य करने की क्रिया विधि, ठीक है, बात समझ में आई। पहले में क्या होता है, संकुचन में निलय सिकुड़ता है। पहले में क्या होता है दोस्तों, निलय सिकुड़ता है और किसमें पंप करता है, महाधमनियों में। ये सिकुड़ता है और किसमें पंप करता है, महाधमनियों में। और दूसरी स्थिति में अनुशिथिलन में क्या होता है, निलय फैलता है। देखिए पहला संकुचन में क्या होगा, संकुचन में क्या होगा दोस्तों, आप इसको ऐसे समझिएगा। ये जो है सबसे पहले ये होता है दोस्तों, इसमें इसको करेक्ट कर लीजिएगा। संकुचन क्या होगा, संकुचन में निलय जो है पंप करेगा महाधमनियों, मतलब निलय संकुचित होता है और ये महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में रक्त को फ्लो करता है, शरीर में रक्त को भेजता है, ठीक है। क्लियर करिए। लेकिन यहां पर देखिए, संकुचन से निलय सिकुड़ता है और पूरे शरीर में रक्त को भेजता है, ठीक है।
अलिंद फैलता है। और अनुशिथिलन में क्या होता है, निलय फैलता है और ब्लड प्राप्त करता है, रक्त प्राप्त करता है फिर से। ठीक है, यहां से क्लियर हुआ? तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। सिस्टोल में क्या होता है, संकुचन में, तो संकुचन किसके संकुचन की बात हो रही है, निलय के संकुचन की बात हो रही है। और अनुशिथिलन किसकी बात हो रही है, निलय की बात हो रही है कि अनुशिथिलन में क्या होता है, निलय शिथिल हो जाता है और रक्त प्राप्त करता है। ठीक है, तो जब निलय पिचकेगा मतलब शरीर में ब्लड फ्लो करेगा तो वो क्या होगा, संकुचन होगा, और इसी के विपरीत क्या होगा, अनुशिथिलन होगा। क्लियर हुआ? चलिए यहां पर क्लियर हो गया। चलिए कोई कंफ्यूजन ना रखिएगा दोस्तों। ठीक है, गलती एक बार हो जाए ठीक है, लेकिन वो जो है स्थायी नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुआ? करेक्ट कर लीजिएगा, एकदम से ध्यान, कंफ्यूज मत होइएगा। संकुचन में निलय क्या होते हैं, सिकुड़ते हैं और महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में रक्त को भेजते हैं। अब इस स्थिति में क्या होगा, पहली स्थिति में निलय सिकुड़ेंगे तो अलिंद अपने आप फैलेगा। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, निलय फैलेगा और अलिंद सिकुड़ेगा, मतलब अलिंद जो है निलय में रक्त को पंप करेगा। क्लियर हुआ? चलिए दो अवस्थाएं हमने समझ ली दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट में कितनी बार, एक मिनट में हृदय कितनी बार जो है धड़क सकता है दोस्तों, 72 से 75 बार। 72 से 75 बार एक मिनट में हृदय धड़क सकता है। क्लियर हुआ? चलिए ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो क्या है, इसके बाद हमें दोस्तों देखना है कि लगभग जो है एक बार में हृदय कितना रुधिर पंप कर सकता है। एक बार में हृदय कितना, लगभग 70 मिलीमीटर, 70 मिलीमीटर जो है रुधिर एक बार में पंप करता है। क्लियर हुआ? चलिए ये आयतन क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रोक आयतन। स्ट्रोक आयतन होता है ये। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रोक आयतन कहते हैं। ठीक है, अब जो धड़कन होती है दोस्तों, उसमें क्या होता है, एक बार दोनों अलिंद सिकुड़ते हैं, एक बार दोनों निलय सिकुड़ते हैं। और एकदम याद रखिएगा, संकुचन या प्रथम अवस्था में क्या होता है, अलिंद सिकुड़ते हैं, निलय सिकुड़ते हैं, अलिंद फैलता है। और आकुंचन में क्या होता है, उसमें क्या होता है, अलिंद सिकुड़ता है और निलय फैलता है। पहली अवस्था में निलय सिकुड़ेगा, याद रखिएगा, और पूरे शरीर में रक्त को पंप करेगा। क्लियर हुआ? अब देखिए दोस्तों, अब आगे जो आपको देखना है, हृदय जब धड़कता है दोस्तों तो क्या होता है, अलिंद का जो ऊपरी भाग होता है, अलिंद का जो ऊपरी भाग होता है, यहाँ पर अलिंद का जो ऊपरी भाग होता है दोस्तों, यहाँ ऊतकों का एक समूह होता है। ऊतकों का एक समूह होता है। ये ऊतकों का एक समूह जो है दोस्तों क्या कहलाता है, शिरा अलिंद नोड। जब ये अलिंद आप देख रहे हैं, ये अलिंद है दोस्तों, तो अलिंद जो है जब सिकुड़ता है, जब धड़कन होती है, तो यहाँ क्या होता है, शिरा अलिंद नोड। यहाँ पर क्या होता है, शिरा अलिंद नोड। तो ये शिरा अलिंद नोड जो होता है दोस्तों, ऊतकों का क्या होता है, एक समूह होता है। इसको हम पेसमेकर भी कहते हैं। जब हृदय की धड़कन में समस्या होती है दोस्तों, पेसमेकर यहीं लगाया जाता है। क्लियर हुआ? ये इसलिए बता दिया हमने कि पेसमेकर का यहाँ पर ये काम है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हृदय की धड़कन को मापता है। हृदय की धड़कन में जो है, जो विद्युत संकेत होते हैं उनको क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। विद्युत संकेतों को रिकॉर्ड करता है।
रिकॉर्ड करता है, विद्युत संकेतों को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। तो ये जो रिकॉर्डिंग होती है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, यही होता है ईसीजी, कहते हैं ईसीजी टेस्ट कराया जा रहा है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं इसकी रिकॉर्ड को जो है अध्ययन करना। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई दोस्तों, काफी इसमें फैक्ट्स हैं, एक एक चीज आप अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक जो है लगभग 5 लीटर, 5.6 लीटर रुधिर पाया जाता है, रुधिर पाया जाता है सामान्य मनुष्य में, सामान्य मनुष्य में। अब सोचिए दोस्तों, एक बार में कितना पंप करता है, एक बार में सामान्यतः 72 बार प्रतिस्पंदन होता है। हृदय सामान्यतः 72 बार 1 मिनट में जो है स्पंदित होता है, 72 बार 1 मिनट में। इसमें लगभग कितना रक्त पंप करता है, 5 लीटर। अगर कोई पूछे कि 1 मिनट में रुधिर कितना हृदय रुधिर पंप करता है, तो लगभग 5 लीटर। क्लियर हुआ। चलिए, इतना समझ में आया। अब दोस्तों आपको ये जानना है कि जो है इसका नियंत्रण कैसे होता है। चलिए, अगर मान लीजिए ये धड़कन चल रही है, तो धड़कन का नियंत्रण का भी तो कोई केंद्र होगा। दोस्तों मस्तिष्क हमने पढ़ा है, तो मस्तिष्क में एक होता है पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में दोस्तों एक पाया जाता है मेडुला ऑब्लांगाटा, मेडुला ऑब्लांगाटा, मेडुला ऑब्लांगाटा, मेडुला ऑब्लांगाटा एक जो है स्थान होता है दोस्तों। इसी में एक नियंत्रण केंद्र होता है। क्या होता है, नियंत्रण केंद्र। यही हृदय की धड़कन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, किससे नियंत्रित होता है, हृदय की धड़कन नियंत्रण केंद्र से, जो कहाँ पाया जाता है, मेडुला ऑब्लांगाटा में पाया जाता है। ये कहाँ स्थित होता है, पश्च मस्तिष्क में। हृदय की धड़कन शुरू कहाँ से होती है, सिरा अलिंद नोड से शुरू होती है दोस्तों, जो ऊतकों का एक समूह होता है और अलिंद में पाया जाता है। ये मैं बता चुका हूँ, जिसको पेसमेकर कहते हैं। तो वहां से शुरू होता है, लेकिन नियंत्रित कहाँ से होता है, यहाँ से नियंत्रित होता है। अब देखिए दोस्तों, थायरॉक्सिन हार्मोन और एड्रेनालिन हार्मोन के बारे में आप जानते होंगे। थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन और एड्रेनालिन ये हार्मोन भी क्या करते हैं, हृदय की धड़कन का नियंत्रण करते हैं। हृदय की धड़कन का क्या करते हैं दोस्तों, ये नियंत्रण करते हैं। क्लियर हुआ। चलिए, ये भी चीजें दोस्तों क्लियर हो गई। अब आपको क्या पढ़ना है, इसमें लगभग बहुत सारी चीजें दोस्तों क्लियर हो गई। हृदय के बारे में लगभग सारा डेटा हमने आपको बता दिया, जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है। अब जैसे CO2 भी कभी कभी क्या होता है दोस्तों, CO2 क्या करती है, रुधिर का पीएच कम करके, रुधिर का जो पीएच होता है कम करके ये भी नियंत्रित करती है, करके नियंत्रण करती है। किस चीज को, हृदय की धड़कन को। हृदय की धड़कन को CO2 भी कभी कभी क्या करती है, कंट्रोल करके क्या करती है, नियंत्रित करती है। पीएच को कम करके, इसको माइनस करके, रुधिर का पीएच को कम करके ये नियंत्रित करती है। अम्लीयता, अगर अम्लीयता ज्यादा हो तो क्या होगा दोस्तों, और क्षारीयता ज्यादा हो तो क्या होगा। दोनों कंडीशन में आप समझिए, एसिडिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, ये गति, हृदय की गति क्या करेगी, अधिक कर देगी, और क्षारीयता क्या करेगी, गति कम कर देगी। क्लियर हुआ। अम्लीयता क्या करेगी दोस्तों, गति अधिक कर देगी, और क्षारीयता क्या करेगी, गति कम कर देगी। क्लियर हुआ। ये सारी चीजें दोस्तों हो चुकी हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों।
आगे देखते हैं, इसके आगे जो चीजें हमें देखनी है वो क्या देखनी है। अभी लसिका वाला हमको पढ़ना है, ठीक है। चलिए लसिका वाला देख लेते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए ऐसा हो, मान लीजिए रुधिर का जो ये संकुचन और अनुशिथिलन दाब है, संकुचन और अनुशिथिलन, हमने देखा है कि जो है सिस्टोल और डायस्टोल किस तरह काम करता है, किस तरह निलय सिकुड़ता है तो संकुचन होता है और पूरे शरीर में रुधिर पंप होता है। अनुशिथिलन में क्या होता है, निलय जो है अलिंग से रक्त प्राप्त करता है, ये हमने देखा है। तो ये धड़कन में ये दोनों चीजें होती रहती हैं। तो देखिए ये आदर्श रूप में क्या होता है, इसका जो पैमाना होता है दोस्तों 120 से 80, ये होता है 120/80 होता है, ठीक है। इसको कहते हैं mmHg, mmHg, ठीक है। इसको mmHg बोलते हैं, ठीक है। 120/80। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, अलग अलग उम्र, लिंग, आनुवंशिकता और शारीरिक बनावट की वजह से ये अंतर हो सकता है। 120 और 80 में अंतर हो सकता है। आइडियल क्या है, 115 से 120 बटा, ये मान के चलिए 115/75 से 120/80 तक जो है ये हो सकता है, ठीक है। इसी के बीच हो सकता है। अब इसको मापा कैसे जाता है, रुधिर दाब की माप कैसे होती है, रुधिर दाब की माप किस यंत्र से की जाती है, स्फिग्मोमीटर। सवाल पूछा जाए दोस्तों स्फिग्मोमीटर से क्या मापा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, रुधिर दाब की माप की जाती है। कौन सा यंत्र है वो, स्फिग्मोमीटर। क्लियर हो गया। स्फिग्मोमीटर से क्या होता है, रुधिर के दाब को मापते हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों ये जो है अधिक हो गया, मान लीजिए ये अधिक हो गया, मतलब 150 से 90 हो गया, 150 से 90 तक हो गया, तो क्या कौन सी स्थिति आ जाएगी, हाइपर टेंशन की स्थिति आ जाएगी। और मान लीजिए इससे कम हो गया, इस स्थिति में क्या होगा, मान लीजिए अधिक भोजन है, भय है, चिंता है, दुख है, तो हाइपर टेंशन की स्थिति आ जाएगी, रक्तदाब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, 150 से 90 तक चला जाएगा, ठीक है। ये सारे कार्य उत्तरदायी होते हैं। इससे क्या हो जाता है, हृदयाघात भी हो जाता है, हृदयाघात हो जाएगा, रक्त कोशिकाएं फट जाएंगी, ठीक है। मस्तिष्क की रक्त कोशिकाएं फट जाएंगी, रक्त का जो है प्रवाह होने लगेगा, आंतरिक रक्तस्राव की समस्या हो जाएगी, ठीक है। अगर दाब जब बहुत ज्यादा बढ़ गया तो इसमें ये समस्या हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ, ये हाइपर टेंशन की सिचुएशन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए दोस्तों अगर मान लीजिए ये दाब कम हो गया, तब क्या होगा, ये तो तब है कि जब दाब जो है अधिक है। अगर मान लीजिए 120 से नीचे हो गया, 120/80 से नीचे हो गया, मान लीजिए 100/50 mmHg हो गया, तब क्या होगा, ये स्थिति दोस्तों हाइपोटेंशन कहलाती है। हाइपोटेंशन याद रखिएगा, हाइपरटेंशन होता है जब रुधिर दाब आवश्यकता से अधिक हो जाता है, और हाइपोटेंशन होता है जब रक्तदाब कम हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर हुआ, ठीक है। अब समझ में है ये क्या होता है, इसकी जो है तीव्रता और गति दोनों कम हो जाती है। अब दोस्तों इसमें जो है सब कुछ हो चुका है, हमने मापक यंत्र भी देख लिया। अब हम दोस्तों देखेंगे लसिका परिवहन तंत्र के बारे में, थोड़ा सा देख लेंगे। लसिका परिवहन तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र हो गया है। अब हम देख लेते हैं लसिका परिवहन तंत्र, लिम्फ परिसंचरण तंत्र, लसिका परिसंचरण तंत्र। लसिका परिसंचरण तंत्र में हमको क्या देखना है दोस्तों, देखिए
कोशिका, कोशिकाओं के चारों तरफ एक क्या होता है दोस्तों, द्रव की पतली परत होती है। जो भी शरीर की कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के चारों तरफ क्या होता है, कोशिकाओं के चारों तरफ क्या होता है दोस्तों, कोशिकाओं के चारों तरफ क्या होता है, द्रव की एक पतली परत होती है। पतली क्या होती है, परत होती है। ठीक है, जैसे कोई कोशिका है तो इसके जो है चारों तरफ एक पतली द्रव की परत होती है। ठीक है, द्रव की क्या होती है, परत होती है। तो ये क्या करती है दोस्तों, रुधिर, और ये जो परत होती है, मान लीजिए रुधिर है, रुधिर केशिकाओं में बह रहा है, ये केशिकाएं इससे लगी हुई हैं। तो ये क्या करती है, ये जो पतली परत होती है लिक्विड की, ये क्या करती है, पदार्थों का आदान प्रदान, ये रक्त केशिकाओं से इस कोशिका तक, ये देखिए ये जो है ब्लड कैपिलरीज है, और ये है लिक्विड जिससे घिरी है ये सेल, ये है कोशिका। तो कोशिका और रुधिर की जो रक्त कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज, इसके बीच पोषक तत्वों का या किसी भी तत्व का आदान प्रदान कैसे होगा, इसी लिक्विड के माध्यम से होगा। मतलब अगर कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड या जो वर्ज्य पदार्थ है उसको रक्त में भेजना है, तो ये पहले लिक्विड में खुलित अवस्था में आएगा, उसके बाद किस में जाएगा, रक्त वाहिनियों में। और अगर रक्त वाहिनी से ऑक्सीजन और ग्लूकोज यहाँ पर भेजना है कोशिका में, तो इसी लिक्विड मीडियम से होके ही ये कोशिका तक पहुंचेगा। बहुत अच्छे से समझिएगा, लिम्फ में अभी आपको आगे यही चीजें समझ में आएंगी। अब आपको ये बात समझ में आ रही है, कोशिका यहाँ है, कोशिका और रक्त की पतली पतली जो केशिकाएं हैं, वाहिनियां हैं, उनके बीच जो पदार्थों का जो है आवागमन है, आदान प्रदान है, वो इसी लिक्विड मीडियम के माध्यम से होता है, द्रव की पतली परत के माध्यम से होता है, जो कोशिकाओं के चारों तरफ जो है घिरी होती हैं। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई दोस्तों। अब भोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, पहले इसको क्या कहते हैं, ऊतक द्रव्य कहते हैं, ऊतक द्रव्य कहते हैं। ये ऊतक द्रव्य जो होता है, ये ऊतक द्रव्य जो होता है दोस्तों, इस ऊतक द्रव्य की वजह से ही ये पदार्थों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, अब ये जो ऊतक द्रव्य जो है जब क्या होता है, वाहिनियों में एकत्रित होता है, किस में एकत्रित होता है, वाहिनियों में, यही ऊतक द्रव्य वाहिनियों में एकत्रित होता है, एकत्रित होता है, तब इसे क्या कहते हैं, लसिका द्रव्य। क्या कहते हैं दोस्तों, लसिका द्रव्य। ठीक है, क्या कहते हैं, लसिका द्रव्य। अब ये बात आपको समझ में आई कि लसिका क्या है, यही ऊतक द्रव्य है जिसके माध्यम से रक्त और कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, और जिस वाहिनी में ये एकत्रित होता है उसको क्या कहते हैं, लसिका वाहिनी, लसिका वाहिनी। तो अब देखते हैं दोस्तों कि लसिका क्या होती है, लसिका किसे कहते हैं, आइए देखा जाए। लसिका हल्के पीले रंग का द्रव है। ठीक है, ये एक लिक्विड है दोस्तों, हल्के पीले रंग का होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। क्लियर हुआ, हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है और ये प्लाज्मा की तरह होता है, इसका जो संघटन होता है वो प्लाज्मा की तरह होता है। ठीक है, इसमें जो है विशेष प्रकार की श्वेत कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसमें क्या पाई जाती हैं, श्वेत कोशिकाएं, जिनको हम क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट क्या होती है दोस्तों, ये होती है जो अवांछित जीवाणु है उनका नाश करती हैं, अवांछित रोगाणुओं का नाश, मतलब ये बीमारियों या अवांछित जीवाणुओं को जो है खत्म करती हैं, लिम्फोसाइट। क्लियर हुआ। एक खास बात, ये जो है इनका जो परिवहन होता है दोस्तों,
ऊतकों से हृदय की तरफ होता है, एक दिशी होता है, हृदय की ओर होता है। मतलब इनका जो परिवहन होता है वो एक दिशी होता है, ऊतकों से हृदय की ओर होता है। क्लियर हुआ? चलिए, ये कहीं कहीं पर गांठें बनाती हैं जिसको जो है लसिका गांठें कहते हैं। ठीक है, इनका काम क्या है दोस्तों? लसिका हमने पढ़ा, लसिका का काम क्या है संक्षेप में देख लेते हैं। सबसे पहली चीज शरीर में जल के लिए क्या करती हैं? अस्थायी आशय। जैसे जल आवश्यकता से अधिक हो गया, कार्य, इनके कार्य में क्या होगा? पहला, जल का अस्थायी आशय। मतलब अगर शरीर में जल आवश्यकता से अधिक हो गया तो जल को जो है ये क्या करती हैं? स्टोर कर लेती हैं। ठीक है, अस्थायी रूप से ये आश्रय देती हैं जल को। दूसरा क्या हुआ? इस जल को, अस्थायी जल को क्या करती हैं दोस्तों? रुधिर परिसंचरण तंत्र में डाल देती हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र में क्या करती हैं? डाल देती हैं। क्लियर हुआ? तीसरा जो बड़े बड़े अणु हैं दोस्तों, देखिए आप ये समझिएगा कि जैसे हमने देखा कि पतली पतली रुधिर की केशिकाएं हैं, उनसे ऊतक द्रव्य में घुल के ही जो है क्या होता है? कोशिकाओं तक कोई वस्तु पहुंचती है या पदार्थ पहुंचता है, या कोशिकाओं से जब रुधिर में आना है तो भी ऊतक द्रव्य में ही घुल के वो पहुंचता है। तो ये जो बड़े बड़े अणु हैं दोस्तों, बड़े बड़े अणु जैसे प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन अणु है आपका, हार्मोन है, ये रुधिर में कैसे डाला जाता है? ये रुधिर में लसिका ही डालती है, लसिका द्वारा ही डाला जाता है। ठीक है, लसिका क्या करती है? क्योंकि पतली केशिकाएं जो रुधिर की हैं वो भेद नहीं पाती हैं, तो इसलिए लसिका के माध्यम से इस बड़े बड़े अणुओं को जो है रुधिर परिसंचरण तंत्र में डाला जाता है। बड़े बड़े अणुओं को लसिका द्वारा रुधिर परिसंचरण में डाला जाता है, क्योंकि वो उसमें जो है पतली पतली केशिकाओं को भेद नहीं पाती हैं। क्लियर हुआ? सबसे महत्वपूर्ण कार्य दोस्तों, जो वसा होता है, वसा और वसा अम्ल का परिवहन किससे होता है? लसिका के माध्यम से ही होता है। वसा का परिवहन, वसा का जो परिवहन होता है वो किसके माध्यम से होता है? केवल लसिकाओं द्वारा होता है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों लसिका तंत्र। लसिका तंत्र भी आपका कंप्लीट हो गया। तो रुधिर तंत्र दोस्तों दो प्रकार का होता है मनुष्य में। एक रुधिर परिसंचरण तंत्र, जिसके माध्यम से आपने देखा पोषक पदार्थ और वज पदार्थ जो है परिवहित होते हैं, और ऊतक द्रव्य के माध्यम से कोशिकाओं के बीच इनका पदार्थों का आदान प्रदान होता है। और जो ऊतक द्रव्य होता है वही ऊतक द्रव्य जो प्लाज्मा की तरह होता है, ये लसिका कहलाता है जब ये वाहिनियों में होता है। और ये वसा का परिवहन करता है दोस्तों, जल का अस्थायी जो है अस्थायी रूप से आश्रय दाता है, बाद में ये जब आवश्यकता से जल अधिक हो जाता है तो रुधिर परिसंचरण तंत्र में डाल देता है। तो इस तरह लसिका भी जो है बड़े बड़े अणु जैसे प्रोटीन है, हार्मोन्स है, इनके बड़े अणु जो सीधे कोशिका और रुधिर के बीच जो है आदान प्रदान के माध्यम से नहीं पहुंच पाते, वो लसिका के माध्यम से रुधिर परिसंचरण तंत्र में डाले जाते हैं या परिवहन किए जाते हैं। क्लियर हुआ? तो इस तरह जो है दोस्तों रुधिर परिसंचरण तंत्र का टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। बाकी चीजें दोस्तों अगले तंत्र के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, आगे की चीजों के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। जय हिंद।